हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर जो कि हुआ था नवंबर 2017 को। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं जिसको कि मैंने 2010 से स्टार्ट किया था सॉल्व करना, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर पेपर 1 के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, लिंक दिया गया है। लिंक के माध्यम से आप सभी जो ओल्ड पेपर हैं फर्स्ट पेपर के वो सभी देख सकते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये N70 मतलब नवंबर 17 का है, पेपर 1 है। और ये सीरीज़ मैंने ली है, ए सीरीज़ का ये पेपर लिया है। अगर आपके पास दूसरी सीरीज़ का पेपर है तो पेपर में क्वेश्चंस वही होंगे लेकिन थोड़े से इधर उधर होंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों के समुच्चय में कौन सा शिक्षण और अधिगम के प्रकृति एवं उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप में प्रस्तुत करता है? तो सर्वोत्तम रूप में जो प्रस्तुत करता है वो हो जाएगा बी, शिक्षण सामग्री कृत्य है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत्य है। इसके बाद हम लेंगे सी को, शिक्षण में अधिगम निहित है जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता है। इसके बाद हम लेंगे ई को, शिक्षण एक अंतःक्रिया है और प्रकृति में त्रिपदी है जबकि अधिगम एक विषय के अंतर्गत सक्रिय कार्य है। तो इसमें हमारा आंसर जो बन रहा है वो बन जाएगा बी सी ई, ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सूची दी गई है, क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दी गई सूची में से विद्यार्थियों के उन अभिलक्षणों को चिन्हित करें जो शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में सहायक है। अपने उत्तर को इंगित करने के लिए कूट का चयन करें। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से हमें चूज़ करना है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन करेक्ट बन रहा है वो हो रहा है ऑप्शन 1 ए, विद्यार्थी का पूर्व अनुभव, फिर सी, विद्यार्थी की अभिक्षमता, और डी लेंगे विद्यार्थी के विकास की अवस्था। तो यही आंसर बनेगा, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अभिकथन ए है, सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है। सही है, और रीज़न दे रहा है अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए। ये गलत है। तो हमारा जो आंसर होगा वो बन जाएगा ए सही है और आर गलत है, मतलब 3 ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, संकलनात्मक परीक्षण के आधार पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के निष्पादन व्यवहार को उनमें अभिव्यक्त सुस्थित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यातित करता है, इसे कहा जाएगा। तो इसे क्या कहा जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4 निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण। ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया यहाँ पे। निम्न में से कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है? तो प्रमुख जो व्यवहार है वो हो जाएगा अनुदेशनात्मक अनुदेशनात्मक विविधता। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से शोध के किस प्रकार में मौजूदा स्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? तो सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है क्रियात्मक शोध में। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक शोधकर्ता बच्चों की चिंता उन्मुखता पर पोषण विधि के प्रभाव का आकलन करने का प्रयास करता है। कौन सी विधि इसके लिए उपयुक्त होगी? तो जो विधि उपयुक्त मानी जाएगी इसके लिए वो है कार्योत्तर पद्धति। ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा।
निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में विचारों और मुद्दों की व्यापक रेंज स्पेक्ट्रम को संभव बनाया जा सकता है? तो जो संभव बनाया जा सकता है वो है सम्मेलन के द्वारा। ऑप्शन थर्ड हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक शोध प्रबंध लेखन फॉर्मेट को अंतिम रूप देने में निम्न में से कौन सा पूरक पृष्ठों का भाग बनेगा? तो पृष्ठों का भाग बनेगा ग्रंथ सूची और परिशिष्ट। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शोध नैतिकता का मुद्दा हो सकता है? शोध नैतिकता का मुद्दा तो ये होगा शोध निष्कर्ष को रिपोर्ट करना। ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे गद्यांश या पैरा के ऊपर आधारित क्वेश्चंस आ गए हैं। यहाँ पे 11 से लेके 15 तक हमें उत्तर इसी के आधार पर देना है। तो चलिए पैरा पढ़ लेते हैं। जलवायु परिवर्तन को समर्थनीय विकास का सर्वाधिक गंभीर खतरा माना जाता है। इसका पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, आर्थिक गतिविधि, प्राकृतिक संसाधनों और भौतिक अवसंरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वैश्विक जलवायु स्वाभाविक रूप परिवर्तित होती रहती है। जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर को ज्ञापित करने वाले सरकारी पैनल के अनुसार जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को पहले ही प्रक्षेपित किया जा चुका है और वैज्ञानिक निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि सतर्कता और शीघ्रता पूर्वक कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन के प्रति भेदता सिर्फ भूगोल से नहीं जुड़ी है अथवा सिर्फ प्राकृतिक संसाधन पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम भी हैं जो इस बात को प्रभावित करते हैं कि किस प्रकार जलवायु परिवर्तन विभिन्न समूहों को प्रभावित करते हैं। निर्धन व्यक्तियों के पास प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, महाचक्रवात आदि के कारण संपत्ति को होने वाली क्षति की पूर्ति करने के लिए शायद ही बीमा होता है। निर्धन समुदाय तो गरीबी और जलवायु बदलाव की विद्यमान चुनौतियों से पहले ही जूझ रहा है और पर्यावरण परिवर्तन के कारण अनेक के लिए उससे जूझने और यहाँ तक कि अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो जाएगा। यह महत्वपूर्ण है कि प्रकृति के बदलते आयामों के साथ सामंजस्य बैठाने में इस समुदाय की सहायता की जानी चाहिए। अनुकूल वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज अनिश्चित भविष्य के साथ सामंजस्य बिठाने में अपने को बेहतर ढंग से सक्षम बनाता है। जलवायु परिवर्तन के साथ अनुकूलन के तहत समुचित सामंजस्य और परिवर्तन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव को कम करने, सकारात्मक प्रभाव का फायदा उठाने के लिए ही सही उपाय किए जाते हैं। इन उपायों में प्रौद्योगिकी विकल्प यथा बढ़ी हुई समुद्री सुरक्षा अथवा टीलुओं पर बाढ़ रक्षित घर से लेकर व्यक्तिगत स्तर पर व्यवहारगत परिवर्तन जैसे सूखा के समय पानी का कम प्रयोग शामिल है। अन्य रणनीतियों में चरम घटनाओं के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली, बेहतर जल प्रबंधन, उन्नत जोखिम प्रबंधन, विभिन्न बीमा विकल्प और जैव विविधता संरक्षण सम्मिलित है। वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण जिस गति से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि जलवायु परिवर्तन के प्रति विकासशील देशों की भेदता को कम किया जाए, उनकी अनुकूलन क्षमता को बढ़ाया जाए और राष्ट्रीय अनुकूलन नीति क्रियान्वित की जाए। जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन समुदाय से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी स्तरों पर सामंजस्य और परिवर्तन की मांग करता है। वर्तमान और भविष्य के जलवायु के साथ सामंजस्य बिठाने हेतु समुदाय को अपने सर्वाधिक पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करने और अपनी आजीविका के विविधीकरण के साथ साथ समुच्चय प्रौद्योगिकी को अपनाने सहित अपनी
नम्यता बनानी चाहिए। सरकारी और स्थानीय हस्तक्षेप के साथ तालमेल बिठाते हुए सामंजस्य बिठाने वाली सामंजस्य बिठाने वाली स्थानीय रणनीतियों और ज्ञान का प्रयोग किया जाना चाहिए। अनुकूलन संबंधी हस्तक्षेप राष्ट्रीय परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। जलवायु संबंधी बदलाव और चरम मौसमी घटनाओं के साथ सामंजस्य बिठाने के संबंध में स्थानीय समुदायों के पास वृहत ज्ञान और अनुभव है। स्थानीय समुदायों का हमेशा से उद्देश्य अपने जलवायु परिवर्तन के साथ तालमेल बिठाना रहा है। ऐसा करने के लिए उन्हें विगत के मौसमी पैटर्नों के अपने अनुभव के आधार पर अपने संसाधनों संचित ज्ञान के अनुरूप तैयारियां की हैं। इनमें वे समय भी शामिल रहे हैं जब उन्हें बाढ़, सूखा और तूफान जैसी चरम मौसमी घटनाओं से प्रतिक्रिया करना और उनसे उबरना पड़ा है। सामंजस्य बिठाने की स्थानीय रणनीतियां अनुकूलन के नियोजन में महत्वपूर्ण तत्व रही है। जलवायु परिवर्तन की वजह से समुदाय को बार बार चरम जलवायु स्थिति तथा नई जलवायु स्थिति और चरम स्थितियों का सामना करना पड़ा है। पारस्परिक ज्ञान से उन समुदायों को जो वैश्विक तापमान की वजह से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को महसूस कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन के साथ सामंजस्य बिठाने तथा कुशल, समुचित और समय सिद्ध उपाय ढूंढने में सहायता मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ से क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं। ये पैरा बेस्ड क्वेश्चन है। नीचे जलवायु परिवर्तन के प्रति निर्धन व्यक्तियों की भेदता के कारक दिए गए हैं। सही उत्तर कूट के द्वारा चयन करिए। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर बनेगा वो हो जाएगा नंबर 1, मतलब ए, बी और सी। देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर उनकी निर्भरता, भौगोलिक कारण, वित्तीय संसाधनों की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अनुकूलन एक प्रक्रिया के रूप में समाजों को निम्न में से किसके साथ सामंजस्य बिठाने में समर्थ बनाता है? तो सामंजस्य बिठाता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन 1 ही इसमें भी करेक्ट होगा। अनिश्चित भविष्य, सामंजस्य और परिवर्तन, फिर जलवायु परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव, और डी है जलवायु परिवर्तन का सकारात्मक प्रभाव। तो इसमें हमारा ऑप्शन 1 ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए विकासशील देशों को अत्यंत आवश्यक रूप से निम्नलिखित में से क्या करने की ज़रूरत है? तो क्या करने की इनको ज़रूरत है? तो ऑप्शन 2 होगा, अपने स्तर पर राष्ट्रीय अनुकूलन नीति का क्रियान्वयन। क्वेश्चन नंबर 14। पारंपरिक ज्ञान का उपयोग निम्न में से किसके माध्यम से किया जाना चाहिए? तो इसका उपयोग किया जाना चाहिए इस सरकार और स्थानीय हस्तक्षेप के बीच तालमेल से। क्वेश्चन नंबर 15। इस गद्यांश का संकेंद्रित बिंदु है। संकेंद्रित बिंदु है मतलब निष्कर्ष क्या निकलता है? तो इसका जो निष्कर्ष निकलता है वो हो जाएगा जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन। आगे है क्वेश्चन नंबर 16। शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ ब्लैंक जोन का निर्माण करता है। तो ये किस जोन का निर्माण करता है? तो विकास का हो जाएगा ऑप्शन 3। किसी कक्षा में स्थानिक श्रव्य पुनः प्रस्तुति की वजह से विद्यार्थियों का निम्न में से क्या घट सकता है या घट सकती है? तो जो घट सकती है वो होगा बोध में संज्ञानात्मक भार। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो नानुमिति ऑप्शन 2 हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। एक मिनट, इसमें गलत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18 फिर से देख लेते हैं। कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
तो संवाद जो होना चाहिए वो तदानुभूतिक होना चाहिए। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 एक उत्तम संप्रेषक अपना प्रस्तुतिकरण निम्न में से किससे शुरू करता है? तो ये सुगम पूर्वाभ्यास ये हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। किसी कक्षा में संवाद ग्रहण की संभाव्यता को निम्न में से किससे बढ़ाया जा सकता है? तो ये बढ़ाया जा सकता है दृष्टिकोण स्थापित करके। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे श्रृंखला वाले क्वेश्चन आ गए हैं। श्रृंखला दी गई है 1, 6, 15, 28 और 45 में अगली संख्या क्या होगी? तो जो अगली संख्या आपकी निकलेगी वो होगी 66। ऑप्शन 1 हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 श्रृंखला ABD, DGK, HMS, MTB में अगला पद कौन सा बनेगा? तो अगला पद जो बन रहा है वो बन जाएगा SBL। ऑप्शन 2 हमारा इसमें करेक्ट आंसर आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 किसी कूट में COVALENT का कूट BWPDUOFM है, तो ELEPHANT एलिफेंट का कूट क्या निकलेगा? तो इसका जो कूट निकलेगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 QFMFUOBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 अजय राकेश का दोस्त है। एक बुजुर्ग आदमी की ओर इशारा करते हुए अजय ने राकेश से पूछा कि वह कौन है। राकेश ने कहा उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। बुजुर्ग व्यक्ति और राकेश के बीच निम्न रिश्ता है, तो कौन सा रिश्ता निकल कर आ रहा है? तो ये हो जाएगा पिता का। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे एक डाकिया अपने कार्यालय से सीधे 20 मीटर चलता है, अपनी दाहिनी ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ने के बाद 10 किलोमीटर चलता है और दाहिनी ओर मुड़ने के बाद 20 मीटर चलता है। वह फिर से दाहिनी ओर मुड़ा और 70 मीटर चला। वह अपने कार्यालय से कितनी दूरी पर है? तो जो आप ग्राफ बनाएंगे इसमें, तो उसमें जो हमारा आंसर मिलेगा वो मिलेगा 50 मीटर का। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कहना एक सामान्य सत्य है कि जब पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीवन का उद्भव हुआ तब वहाँ कोई नहीं था। इस प्रकार जीवन के उद्भव के संबंध में किसी भी अभिकथन को सिद्धांत माना जाना चाहिए। उपयुक्त दोनों कथन निर्मित करते हैं। तो ये कथन क्या निर्मित करते हैं? तो ये तर्क निर्मित करते हैं। ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 नीचे 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से 2 आपस में इस तरह से संबंधित है कि वे दोनों सत्य हो सकते हैं परंतु दोनों असत्य नहीं हो सकते हैं। उस कूट का चयन करें जो उन दोनों कथनों को इंगित करता है। तो इसमें से वो कथन हमें चूज करने हैं। तो इसमें हमारा जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन 4, यानी बी और सी। लगभग सभी ईमानदार व्यक्ति कष्ट झेलते हैं। ईमानदार व्यक्ति शायद ही कष्ट झेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 एक निगमनात्मक तर्क अप्रामाणिक है यदि, तो कब अप्रामाणिक होता है? ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसके सभी आधार वाक्य सही हो परंतु निष्कर्ष गलत हो, तो ये अप्रामाणिक होगा। क्वेश्चन नंबर 29 नीचे 2 आधार वाक्य दिए गए हैं, ए और बी दिया गया है। इन दोनों आधार वाक्यों से 4 निष्कर्ष 1, 2, 3, 4 निकाले गए हैं। उन कूटों का चयन करें और जो प्रमाणिक रूप से निकले, यानी आधार वाक्य को अकेले अथवा संयुक्त रूप से लेते हुए निष्कर्ष या निष्कर्षों को दर्शाता है। तो इसमें हमारा जो आंसर बनेगा वो केवल
ऑप्शन थर्ड होगा। एक बार रीड कर लेते हैं। आधार वाक्य जो दिया गया है वो है सभी चमगादड़ स्तनपायी होते हैं, और आधार वाक्य में बी कहता है कोई भी चमगादड़ स्थायी नहीं होता है। तो इसमें हमारा आंसर जो बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, कोई चमगादड़ पक्षी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। जैसे गिलास में बर्फ के पिघलते गोले से गिलास का पानी उसे बाहर नहीं बहता, उसी प्रकार पिघले हुए समुद्री हिमखंड से समुद्र का आयतन नहीं बढ़ता। यह निम्न में से किस प्रकार का तर्क है? तो ये तर्क जो निकल के आ रहा है इसे हम कहेंगे सादृश्यता उन्मूलक। और इस पहले के टाइम में ये क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सादृश्यता उन्मूलन पर काफ़ी क्वेश्चंस बने हुए हैं। अगर आपने सारे वीडियोस ओल्ड पेपर के देखे होंगे तो आप देखेंगे कि इसके क्वेश्चंस लगभग हर ईयर, कुछ ईयर छोड़ के लगभग हर ईयर में ही आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आ गया है तालिका पर आधारित क्वेश्चन। यहाँ पे डेटा दिए गए हैं और 31 से 35 तक के हमको उत्तर इसी के आधार पर देना है। तो इसमें वर्ष दिया है सबसे साइड में, फिर कुल वाहन, फिर दुपहिया वाहन, कार, जीप, बसों, माल वाहन, अन्य भारतीय जनसंख्या। इस तरह से ये चार्ट दिया हुआ है। आप वीडियो पॉज करके इसकी स्टडी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, हम सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से किस दशक के दौरान भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? तो सर्वाधिक वृद्धि जो दर्ज की गई है ऑप्शन 1 हो जाएगा 1961-71 में। आप टेबल स्टडी करके इसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32। किस वर्ष में करों की संख्या में हुई दशकीय वृद्धि प्रतिशत दुपहिया वाहनों की संख्या में हुई दशकीय वृद्धि को पार कर गई? तो ये था 2011 में। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। वर्ष 1961 से 2011 के दौरान करों की वृद्धि में औसत दशकीय वृद्धि कितनी रही? तो औसत दशकीय वृद्धि रही 131%। ये हो जाएगा ऑप्शन 1। वर्ष 2001 में वाहनों की कुल संख्या में से यात्री वाहनों की संख्या कितनी प्रतिशत का था? तो ये प्रतिशत था 14%। और फ्रेंड्स इसका आंसर मुझे कंफर्म नहीं है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। मैं पढ़ देती हूँ क्वेश्चन। वर्ष 2011 में भारत में दुपहिया वाहनों का प्रति व्यक्ति स्वामित्व कितना था? तो आप इसका आंसर कमेंट के बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। वेब पृष्ठ पते यानी एड्रेस के लिए क्या नाम है? तो जो नाम आता है वो आता है URL। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। डाटा भंडारण के अधिक्रम में शामिल है। तो क्या शामिल होता है? तो उसमें शामिल होता है ऑप्शन 4 बिट, बाइट्स, फील्ड, फाइलें, रिकॉर्ड्स, डाटाबेस। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित डोमेनों में किसे अनुलाभकारी व्यापार हेतु प्रयोग किया जाता है? तो NET नेट का ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग हेतु USB का पूरा रूप क्या है? तो इसका जो पूरा रूप है वो है यूनाइटेड सीरियल बस। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, ये गलत हो गया है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 38 से एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित डोमेन में किसे अनुलाभकारी व्यापार हेतु प्रयोग किया जाता है? तो जो प्रयोग में आता है वो हो जाएगा, ये गलत मैंने लगा दिया है, COM। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पे भी एक मिस्टेक हो गई है, इसमें ये वाला नहीं होगी, सेकंड होगा। बिट्स बाइट फील्ड रिकॉर्ड्स पहले आता है, फिर फाइलें और फिर डाटाबेस होता है। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए। इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 39, कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग हेतु यूएसबी का पूरा रूप क्या है? तो यूएसबी का जो पूरा रूप होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ऑप्शन थर्ड हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये 3 क्वेश्चंस बाय मिस्टेक मैंने कर दिए हैं, तो आप इसे वापस करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरब बिलियन करेंट्स प्रदर्शित करता है? करेक्टर्स लिखा हुआ है, करेक्टर प्रदर्शित करता है, तो करेक्टर प्रदर्शित करता है गीगाबाइट। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा प्रदूषक श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है? तो श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का जो प्रमुख कारक है वह है विलंबित सूक्ष्म कण। ऑप्शन 1 हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 42 ए दे रहा है, शहरी क्षेत्रों में जाड़ों के दिनों में अक्सर धूम कोहरे की घटनाएं घटित होती हैं। सही बात है। फिर जाड़े के मौसम में लोग गर्म करने के प्रयोजन से स्वयं को गर्म रखने के लिए बड़ी मात्रा में जैव यानी बायोमास को जलाते हैं। ये भी सही है। तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा वो बन जाएगा ए आर दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या दे रहा है। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, प्राकृतिक आपदाओं की घटना घटित होने से निम्नलिखित पर प्रभाव पड़ता है। तो किस पर प्रभाव पड़ता है? ये प्रभाव पड़ता है भूमि उपयोग में परिवर्तन। ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर जल निकास और निर्माण में, ये भी सही है। फिर इसके बाद हम जो लेंगे ओजोन में कमी नहीं होगा, जलवायु परिवर्तन, डी हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। फिर से देख लीजिए, भूमि उपयोग में परिवर्तन, जल निकास और निर्माण, जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी प्रदूषक गैस प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप दोनों से उत्पन्न नहीं होती है? तो नहीं उत्पन्न होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित ऊर्जा ईंधन में से कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है? तो सबसे जो अनुकूल माना जाता है वो हो जाएगा सबसे अनुकूल ये हो जाएगा शायद हाइड्रोजन होगा। इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, वैसे शायद हाइड्रोजन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्न में से कौन से हैं? तो उच्च शिक्षा के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वो हो जाएंगे, सबसे पहले तो आ जाएगा अभिगम, फिर साम्यता, फिर गुण एवं प्रकर्ष, इसके बाद डी भी रखेंगे प्रासंगिकता, और ई भी रखेंगे मूल्य आधारित शिक्षा, अनिवार्यता एवं मुक्त शिक्षा। ये उच्च शिक्षा में नहीं आता है, तो हमारा ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय संस्थानिक श्रेणीकरण ढांचा यानी NIRF के अनुसार निम्न में से किस देश में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज 2017 का स्थान प्राप्त हुआ? तो 2017 का ये पेपर है, इसलिए करंट का उस समय का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा मिरांडा हाउस दिल्ली। ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से किसे फरवरी 2017 में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए कुलाध्यक्ष यानी विजिटर का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये भी 2017 का करंट का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसे संसद के स्वीकृत प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? तो जिसे हटाया जा सकता है वो हो जाएगा राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा भ्रष्टाचार शब्द की परिधि में आता है? तो भ्रष्टाचार की परिधि में आता है, सबसे पहले तो सरकारी पद का दुरुपयोग आ जाएगा, इसके बाद नियमों, कानूनों और मानकों से विचलन आ जाएगा, फिर जब कार्यवाही आवश्यक हो तो कार्रवाई ना करना, ये भी इसी में आ जाएगा, लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, तो ये भी आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे 4 हो जाएगा, मतलब सभी के सभी ऑप्शन भ्रष्टाचार शब्द से की परिधि में आते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अब आ गए हैं प्लेलिस्ट में, ये आप देख सकते हैं पेपर 1 जो कि एनटीए यूजीसी नेट का पेपर होता है उसका ही प्लेलिस्ट है। और यहाँ देख सकते हैं हमने जून 2010 से स्टार्ट किया था। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इन वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। इसमें हम लोग ने 2017 तक पेपर सॉल्व कर लिए हैं और आगे हम सैटरडे को 2018 के पेपर सॉल्व करेंगे। तो हमारा ये कंप्लीट सीरीज़ बन जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।